हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली के रिवीजन क्लासेस। आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। जैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए थे उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दो वर्गों का परिमाप। दो वर्गों का परिमाप, पहले हम जान लेंगे कि परिमाप क्या होता है। यहाँ पे कहा गया है दो वर्गों का परिमाप। यहाँ पे दो वर्गों का परिमाप बोला गया, ठीक है। तो ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ठीक। यहाँ पे बोला गया है दो वर्गों का परिमाप 24 है। परिमाप कितना है? 24 है। परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग। ये वर्ग में कितनी भुजा होती हैं? 4 भुजा होती हैं, ठीक है। और सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो परिमाप दिया गया है हमें। एक पहले वर्ग का परिमाप है, पहले वर्ग का परिमाप है 24 और दूसरे वर्ग का परिमाप है 32, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग होता है। तो वर्ग में कितनी भुजा होती हैं? वर्ग में 4 भुजा होती हैं। वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती हैं। वर्ग में कितनी भुजा होती हैं? 4 भुजा। और परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो हम 24 को परिमाप निकालने के लिए, परिमाप दिया हुआ है तो 24 को हम 4 से भाग दे देंगे तो हमें भुजा पता चल जाएगी। 4 छंग कितना होता है? 24। तो सभी भुजा कितने की है? ये भी 6 की है, ये भी 6 की है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं। तो यहाँ पे भी परिमाप हमें दिया गया है, 32 दिया गया है। और वर्ग में कितनी भुजा होती हैं? 4 होती हैं। तो इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा? 4 और 32, 8 आएगा, ठीक है। तो सभी भुजा, दूसरे वर्ग की सभी भुजा कितने की है? 8 की, 8 की। ये भी 8 की है, ये भी 8 की है और ये भी 8 की है। सब 8 8 की हैं, ठीक है। तो फिर बोला है कि एक तीसरे वर्ग का परिमाप। एक तीसरा वर्ग भी है, एक तीसरा वर्ग है। तीसरे वर्ग का परिमाप इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तीसरे वर्ग का जो परिमाप है इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी कितनी है? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल है। इसी तरह यहाँ पे भी दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 88 64, ठीक है। तो ये कितना हो गया? इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इनका क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था? 36 आया है और दूसरे का कितना आया है? 64 आया है। तो इन दोनों के योग के क्षेत्रफल योग कितना होगा? 36 प्लस 64। 36 प्लस 64, इसका योग कितना हो जाएगा? 100। तो क्वेश्चन में है क्षेत्रफल के योग के क्षेत्रफल के बराबर है तीसरे वर्ग का परिमाप, ठीक है। जितना इनका योग है, इनके क्षेत्रफल का योग जो है 100 आया है और 100 ये इसका परिमाप है, तीसरे वर्ग का परिमाप है। तो इसमें पूछा है कि भुजा कौन सी होगी। तो भुजा क्या होता है? भुजा होती है, हमारा यहाँ पे बोला गया है कि पहले दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका योग उसके क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा 100। तो भुजा कितनी हो जाएगी? √100, तो हो जाएगी भुजा 10। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो फिर इसका परिमाप हो जाएगा 40 और भुजा हो जाएगी 10। परिमाप हो जाएगा 40 और भुजा हो जाएगी 10। तो आंसर यहाँ पे होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यदि वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या में भी वृद्धि हो रही है और क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। तो आप सबको पता है कि जब दोनों में वृद्धि होती है तो कौन सा सूत्र लगता है? x
प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे x का मान होगा 20 प्लस 20 प्लस एक्स वाई, एक्स का मान है 20 गुणे 20 अपॉन 100। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा 40, 20 40 प्लस यहाँ पे 20 की गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन 100। 100 से 4 बार में ही कट जाएगा। 40 और 4 कितना हो जाएगा 44% वृद्धि हुई है। कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है 44%। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमारी संख्या दी गई है 2 6 7 गुणे 5 3 8 4 गुणे 5 9 9 गुणे 7 3। तो इसमें हमें क्या करना है कि इकाई की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लास्ट वाली डिजिट को ले लेंगे। सिर्फ इकाई के अंक में हम सिर्फ लास्ट वाली डिजिट को लेते हैं। ठीक है, तो 7 की गुणा करेंगे हम 4 में, लास्ट वाली डिजिट को ले लेंगे। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो हम पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे। 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 7 चौक 28। यहाँ पे 28 आया। तो फिर जाके हम ये वाली की गुणा 8 की गुणा 9 में करेंगे। 8 की गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा 8 9 72, 8 9 72। और फिर हम 2 की गुणा 3 में करेंगे। 2 की गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा इकाई के अंक 6। इस वाले अंक को वाले अंक को छोड़ देंगे और जो लास्ट में होगा हम उसी को लेंगे। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया 6। आंसर हमारा है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में 69 को भाग देने से इस शेषफल 35 बचता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या में 69 को भाग देने पर किसी संख्या में, तो हम पहले जान लेंगे कि भाज्य और भाजक क्या होता है। तो भाजक बीच में भाज्य आता है, उसके बाद आपको पता है भागफल आता है, और नीचे हमारा शेष होता है। तो इसमें कहा गया है कि किसी संख्या में 69 को भाग देने से इस शेषफल 35 बचता है। ठीक है, अगर हम 69 को किसी संख्या में भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा। ये यहाँ पे संख्या है तो हमारा शेषफल बचेगा 35। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 69 को भाग देने से शेषफल 35 बचता है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। फिर उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। उसी संख्या में मतलब उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, संख्या में ज्ञात नहीं है, ज्ञात करनी है। तो 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा कितना बचेगा।
शेषफल ज्ञात करना है कि कितना बचेगा, ये क्वेश्चन इतना कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो पहला भाजक होता है, पहला भाजक दूसरे भाजक से हमेशा विभाज्य होता है ना। तो 23 पहला भाजक दूसरे भाजक से हमेशा विभाज्य हो, दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाज्य होता है। तो 69 23 से विभाज्य है, ठीक है। 69 23 से विभाज्य 3 बारी में, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है कि पहले के शेषफल में दूसरे भाजक से भाग देते हैं। जो शेषफल होता है, शेषफल यहाँ पे 35 है, पहले के शेषफल में दूसरे भाजक से भाग देते हैं। तो 23 से हम 35 को मतलब शेषफल को भाग दे देंगे पहले शेषफल को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23 एकम 23। यहाँ से 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 12। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 4707 में वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए। 4707 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि वह 42 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम, 42 को भाग देंगे 4707 में। तो कितनी बारी जाएगा, 1 बारी जाएगा। कितना बचा, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, और इधर 0। फिर कितनी बारी जाएगा, 1 बारी जाएगा। 42 एकम 42। यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ से हमने 7 उतार लिया। फिर कितनी बारी जाएगा, 42 दूना 84। 42 दूना कितना होता है, 84। तो 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3। तो यहाँ पे पूछा कि छोटी से छोटी संख्या अगर कौन सी है जोड़ दी जाए तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। जब भी आपसे कहे कि जोड़ी जाने वाली संख्या, तो हम क्या करेंगे, जब भी आपसे कहेगा जोड़ी जाने वाली संख्या, जब भी कहेगा जोड़ी जाने वाली संख्या, जब भी आपसे कहेगा कि जोड़ी जाने वाली संख्या, तो हम भाजक में से शेषफल को घटा देते हैं। भाजक में से शेषफल को घटा देते हैं। 42 माइनस 3 बराबर 39। तो अगर हम इसमें 39 जोड़ दें तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जोड़ दी जाए थी 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। और जब भी पूछे कि घटाई जाने वाली संख्या, तो आंसर शेषफल होगा। तो मतलब होगा शेषफल, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था जोड़ी जाने वाली संख्या, तो भाजक में से शेषफल को माइनस कर देते हैं। भाजक में से शेषफल को माइनस कर देते हैं। भाजक माइनस शेषफल। नेक्स्ट है हमारा रूट 1024 का मान 32 है। 1024 का मान 32 है। तो फिर ये जो हमें करनी में मान दिए गए हैं उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली होती है कि यहाँ पे मान दिया गया है कि रूट 1024 का मान 32 है, ठीक है। रूट 1024 का मान 32 है। रूट 1024 का मान 32 है। 1024 का मान 32 है। तो हमें वर्गमूल में इनका निकालना है कि वर्गमूल 10.24। एक बात हमें याद रखनी होती है, जब भी वर्गमूल के अंदर हमें ये नंबर्स दिए होते हैं, अगर इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि अगर वर्ग अंडर रूट के अंदर अगर 2 अंक बाद दशमलव है, तो बाहर कितने अंक बाद लगेगा, 1 अंक के बाद। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद। जैसे यहाँ पे दिया गया है रूट 1024, 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। फिर दिया गया है रूट 10.24, यहाँ पे
2 अंक के बाद दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव दिया गया है? 1 2 3 4 5 6। अगर रूट के अंदर दशमलव 2 अंक के बाद होगा तो बाहर दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा। और अभी इसको आप भूल जाएं। 1000 मान लें कि ये 1024 लिखा हुआ है और इसका मान 32 है, तो ठीक है, अंडर रूट 1024 का मान हमने 32 लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा? 1 अंक के बाद। अगर रूट के अंदर 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अगर रूट के अंदर 4 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर कितने अंक के बाद लगेगा? बाहर 2 अंक के बाद लगेगा। और 1024 का मान कितना है? 32 है। यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1024.1024, तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा? 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे ये दशमलव लग जाएगा। फिर हमारा प्लस है, यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा है? रूट के अंदर 6 अंक के बाद दशमलव रूट के अंदर लगा हुआ है। तो हम जब इसको बाहर लिखेंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारा 1024 का मान कितना है? 32 है, ठीक है। तो पहले हम 32 लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव? 6 अंक के बाद दशमलव है, तो हम बाहर 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ऐसे होता है, रूट के अंदर अगर 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर 1 अंक के बाद लगेगा। रूट के अंदर अगर 4 अंक के बाद दशमलव है तो रूट के बाहर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। रूट के अंदर अगर 6 अंक के बाद दशमलव है तो रूट के बाहर 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब इन सबको हम टोटल कर लेंगे। इनका टोटल करेंगे हम, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव रखने पर हम इनको ऐड कर देंगे, 032। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 3 2 5 3 2 5 दशमलव 3। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.552। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b 3:4 है तथा b अनुपात c 5:2 है तो a b c का मान। हमें किसका मान निकालना है? a b c का। a अनुपात b अनुपात c, तो हमें a b c का मान निकालना है। a अनुपात b कितना है? 3/4, 3:4, ठीक है। a b c का मान कितना है? 3:4। और b और c का मान कितना है? तो हमें इसके नीचे लिखना है b, और c का अनुपात कितना है? 5:2। तो यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं, जहाँ पे जो खाली बची जगह, उसमें हम उसके बगल वाली संख्या भर देंगे, उसमें हम उसकी बगल वाली संख्या भर देंगे। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 3 15, 5 को 20 और 4 दूनी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 15:20:8, 15:20:8। ये हमारा क्विज मेथड होता है, क्विज मेथड, ये हमारा क्विज मेथड है। इसी तरह हमारा एक होता है एरो मेथड, एक होता है हमारा एरो मेथड, उसमें एरो से काम करते हैं। जैसे हमारा एरो मेथड में क्या होता है कि अगर हमारा a अनुपात b अनुपात c अनुपात का मान a b का अनुपात 3:4 है, ए बी का अनुपात 3:4 है, और बी सी का मान है 5:2। तो एरो मेथड में क्या करते हैं हम? पहले हम इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, ये आपस में हम गुणा कर लेंगे। 5 को 20, सॉरी 5 को 20, और यहाँ पे हम 3 को एरो मेथड से इधर की ओर गुणा करेंगे। 3 5 15, और 4 की हम 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। तो इसको एरो मेथड कहते हैं, इसको क्विज मेथड करते हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगे उस मेथड से करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 12 वाला सवाल है। क्वेश्चन है 0.63 पे बार होता है, बार है, प्लस 0.737 पे बार है, प्लस 0.7
81 प्लस 0.80। तो यहाँ पे जितनी संख्या पे बार लगा होता है हम बटे में उतनी बारी 9 लिखते हैं। जितनी संख्या पे बार लगा होता है हम बटे में उतनी बारी 9 लिखते हैं। पहले तो हम 63 को ऐसे उतार लेंगे जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद जितनी संख्या पे बार लिखा होता है हम उतनी बारी 9 लिखते हैं। प्लस 37 को ऐसे उतार लेंगे, 37 को ऐसे उतार लेंगे और जितनी संख्या पे बार लगा होता है उतनी बारी 9 लिखते हैं। प्लस 80 पे बार है, जितनी संख्या पे बार होता है उतनी बारी 9 लिखते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा 99। फिर हम इन सबको जोड़ के लिख देंगे 37। इनको टोटल कर लेंगे 80 30 110 60 170 और 7 और 3 10 180 आ जाएगा। फिर हम 99 को 180 से भाग देंगे। 99 को हम भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार ही जाएगा 99। इधर बचेगा 10 में से 9 गया 1 और इधर बचेगा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 181/99। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 181/99। जितनी संख्या में बार होता है हम उतनी बारी 9 लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 + 81 पे बार, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।